300 साल, 5 राजवंश और लड़ाइयां गिनना ही मुश्किल है। ये कहानी है एक शहर की, एक ऐसे तख्त की जिसके लिए क्या हमलावर और क्या बादशाह सबने अपना और दूसरों का खून बहाया। ये कहानी है दिल्ली सल्तनत की। पर एक सवाल तो मन में आता है ना कि भाई पांडवों के जमाने से लेके मुगलों तक हर किसी को दिल्ली ही क्यों चाहिए थी। मतलब ऐसा भी क्या था इस तख्त में कि बेटा बाप का गला काटने पर तुल जाए। चलिए आज इसी सवाल का जवाब ढूंढने की कोशिश करते हैं। तो आज हम क्या क्या देखने वाले हैं? हम दिल्ली पर राज करने वाले 5 बड़े राजवंशों की कहानी जानेंगे। गुलाम वंश, खिलजी, फिर तुगलक, सैयद और आखिर में लोधी। हम देखेंगे कि ये लोग सत्ता में कैसे आए, इनका राज कैसा रहा और हाँ, अंत में उस सबसे बड़े सवाल का जवाब भी ढूंढेंगे, आखिर दिल्ली में ऐसा क्या था। तो चलिए कहानी शुरू करते हैं। दिल्ली सल्तनत की कहानी पता है किसी राजा, महाराजा या शहजादे से शुरू नहीं होती। नहीं, ये शुरू होती है एक गुलाम की जंजीरों से। और ये वो शुरुआत थी जिसने सिर्फ भारत का नक्शा ही नहीं बदला, बल्कि सत्ता का पूरा खेल ही पलट कर रख दिया। बात है साल 1206 की। मोहम्मद गोरी की मौत हो जाती है। अब उसके बाद गद्दी पर कौन बैठेगा? कोई बेटा? नहीं, गद्दी पर बैठा उसका सबसे वफादार गुलाम कुतुबुद्दीन ऐबक। ऐबक एक मामलुक था। मामलुक मतलब एक ऐसा गुलाम जिसे बचपन से ही सिर्फ जंग लड़ने और हुकूमत करने की ट्रेनिंग दी जाती थी। और बस इसी गुलाम ने दिल्ली में सल्तनत की नींव रखी, जिसे आज हम गुलाम वंश या स्लेव डायनेस्टी के नाम से जानते हैं। ऐबक के बाद आया उसका दामाद इल्तुतमिश। सही मायने में सल्तनत को मजबूत इसी ने किया। राजधानी को लाहौर से दिल्ली भी यही लेकर आया। पर कहानी में सबसे बड़ा ट्विस्ट तो तब आया जब इल्तुतमिश ने अपने बेटों की जगह अपनी बेटी रजिया सुल्ताना को अपना वारिस चुन लिया। सोचिए, उस जमाने में जब औरतें पर्दे में रहती थी, रजिया सुल्ताना दिल्ली के तख्त पर बैठी, पहली और आखिरी महिला सुल्तान। लेकिन दरबार के बड़े बड़े तुर्की सरदारों को एक औरत से हुक्म लेना कहाँ गवारा था। नतीजा, रजिया का राज सिर्फ 4 साल में ही खत्म कर दिया गया। रजिया के बाद तो मानो गद्दी एक मजाक बन गई। कई कमजोर सुल्तान आए और गए। फिर सीन में एंट्री हुई गयासुद्दीन बलबन की। बलबन कोई मामूली आदमी नहीं था। वो खुद को जिल्ले इलाही कहता था, मतलब जमीन पर खुदा की परछाई। और उसने आते ही सबसे पहला काम क्या किया? इल्तुतमिश ने जो 40 सबसे ताकतवर सरदारों का ग्रुप बनाया था, जिसे चालीसा कहते थे, उसे जड़ से उखाड़ फेंका। क्यों? ताकि कोई उसे चुनौती देने की हिम्मत भी ना कर सके। उसका पूरा राज बस 2 चीजों पर टिका था, डर और जासूसी। तो जैसा कि होता आया है, गुलाम वंश का अंत भी खून खराबे से ही हुआ। आखिरी सुल्तान बहुत कमजोर था, उसकी हत्या कर दी गई और तख्त पर कब्जा कर लिया जलालुद्दीन खिलजी ने। और यहीं से दिल्ली में शुरू हुआ एक नया और शायद सबसे खूंखार दौर, खिलजी सल्तनत का। लेकिन किस्मत देखिए, जलालुद्दीन भी ज्यादा दिन तख्त का सुख नहीं भोग पाया। क्यों? क्योंकि उसके अपने ही भतीजे और दामाद अलाउद्दीन खिलजी ने धोखे से उसकी हत्या कर दी और खुद दिल्ली का सुल्तान बन गया। अलाउद्दीन खिलजी, इसके बारे में तो कहा जाता है कि वो सुल्तान कम लुटेरा ज्यादा था। उसका बस एक ही मकसद था, जीतना और लूटना। और उसने ऐसा ही किया भी। एक तरफ तो वो इतना बेरहम था कि गुजरात से लेकर साउथ में वारंगल तक सब कुछ तहस नहस कर दिया। मशहूर कोहिनूर हीरा भी उसी के सेनापति मलिक काफूर को वारंगल की लूट में ही मिला था। लेकिन कहानी का दूसरा पहलू भी है। वो जितना क्रूर था, उतना ही काबिल एडमिनिस्ट्रेटर भी था। उसने मार्केट प्राइसेस को ऐसे कंट्रोल किया कि आज के इकोनॉमिस्ट भी हैरान रह जाएं। क्यों? ताकि वो अपनी विशाल सेना का खर्चा उठा सके। और शायद उसका सबसे बड़ा कंट्रीब्यूशन, मंगोलों के खतरनाक हमलों को एक बार नहीं, बार बार रोकना। अगर अलाउद्दीन ना होता तो शायद हिंदुस्तान का इतिहास आज बिल्कुल अलग होता। लेकिन अलाउद्दीन जैसे ताकतवर सुल्तान के बाद खिलजी सल्तनत ताश के पत्तों की तरह बिखर गई। उसका बेटा मुबारक शाह सुल्तान तो बना, पर वो बड़ा ही अजीब और सनकी था। किस्से हैं कि वो कभी कभी दरबार में नशे में धुत या कभी तो बिना कपड़ों के ही चला आता था। अब जाहिर सी बात है, ऐसा सुल्तान और ऐसा राज भला कितने दिन चलता। जल्द ही उसकी भी हत्या कर दी गई। खिलजियों के बाद दिल्ली के तख्त पर आया वो वंश जिसने सल्तनत में सबसे लंबे वक्त तक राज किया, तुगलक वंश। और इसी वंश ने दिल्ली को दिया इतिहास का शायद सबसे पढ़ा लिखा और सबसे सनकी सुल्तान। नाम था मोहम्मद बिन तुगलक। कहते हैं बहुत पढ़ा लिखा था, जीनियस था,
पर उसके आइडियाज, उफ, जैसे मंगोलों से बचने के लिए उसे एक ब्रिलियंट आइडिया आया। क्या? राजधानी को ही बदल देते हैं, दिल्ली से 1500 किलोमीटर दूर दौलताबाद। और सिर्फ सरकारी दफ्तर नहीं, दिल्ली की पूरी जनता को हुक्म दिया गया, चलो पैदल चलो। नतीजा क्या हुआ? रास्ते में हजारों लोग मारे गए, और जब तक सुल्तान को अपनी गलती का एहसास हुआ और सबको वापस दिल्ली आने को कहा गया, तब तक दिल्ली एक वीरान शहर बन चुकी थी। और ये तो बस एक नमूना था। उसका एक और मास्टर स्ट्रोक था, टोकन करेंसी। रातों रात उसने सोने चांदी के सिक्के बंद करके पीतल और तांबे के सिक्के चला दिए और कह दिया कि इनकी वैल्यू सोने चांदी के बराबर है। बस फिर क्या था? हर घर में सिक्के ढलने लगे, पूरा बाजार नकली सिक्कों से पट गया, इकोनॉमी क्रैश हो गई। मतलब उसके फैसलों से लोग इतने परेशान थे कि जब उसकी मौत हुई तो एक हिस्टोरियन ने लिखा, आखिरकार सुल्तान को अपनी प्रजा से और प्रजा को अपने सुल्तान से छुटकारा मिल ही गया। पर सबसे हैरानी की बात तो ये है कि ऐसे सुल्तान के बाद जो गद्दी पर बैठा, फिरोज शाह तुगलक, वो बिल्कुल उल्टा निकला। मतलब एक ने शहर उजाड़ा तो दूसरे ने हिसार और जौनपुर जैसे कई नए शहर बसा दिए। उसने किसानों के लिए नहरें खुदवाईं, यहाँ तक कि दारुल शिफा नाम का एक फ्री हॉस्पिटल भी बनवाया। कह सकते हैं कि उसने सल्तनत के जख्मों पर थोड़ा मरहम लगाने का काम किया। लेकिन ये मरहम, ये शांति ज्यादा दिन नहीं टिकनी थी। फिरोज शाह के बाद के सुल्तान निहायत ही नाकाबिल थे, और कमजोर दिल्ली अब एक ऐसे तूफान का इंतजार कर रही थी जो सल्तनत की बुनियादें हिला देने वाला था। और वो तूफान आया साल 1398 में। नाम था तैमूर। मंगोल हमलावर तैमूर ने दिल्ली पर चढ़ाई कर दी। उस वक्त का सुल्तान तो डर के मारे भाग खड़ा हुआ, और फिर जो हुआ वो दिल्ली के इतिहास का सबसे काला पन्ना है। सिर्फ 5 दिनों में तैमूर ने दिल्ली में ऐसा कत्लेआम मचाया कि कहते हैं करीब 2 लाख लोग मारे गए। वो दिल्ली को लूटकर, जलाकर, बर्बाद करके चला गया। इस तबाही से संभलने में दिल्ली को 100 साल से ज्यादा लग गए। तैमूर तो चला गया, पर अपने पीछे छोड़ गया अपने एक गवर्नर खिज्र खान को। इसी खिज्र खान ने एक नए वंश की शुरुआत की, सैयद राजवंश। पर ये बस नाम का ही राजवंश था। हालत ये हो गई थी कि जो दिल्ली सल्तनत कभी पूरे हिंदुस्तान पर हुकूमत करती थी, अब उसकी सल्तनत दिल्ली शहर और उसके आसपास के बस 50 किलोमीटर के दायरे में सिमट कर रह गई थी। सैयदों के बाद दिल्ली की गद्दी पर बैठे लोधी, जो दिल्ली पर राज करने वाले पहले अफगान थे। और इस वंश का आखिरी सुल्तान हुआ इब्राहिम लोधी। वो इतना घमंडी, इतना जालिम था कि जरा से शक पर अपने ही सरदारों को मरवा देता था। बस उसके इसी जुल्म से तंग आकर उसके अपनों ने ही, उसके गवर्नर और चाचा ने ही काबुल के शासक बाबर को चिट्ठी लिख दी कि आओ और हमें इससे छुटकारा दिलाओ। और फिर वही हुआ जो होना था। 1526 पानीपत का मैदान, बाबर की छोटी मगर डिसिप्लिन फौज ने इब्राहिम लोधी की विशाल सेना को हरा दिया। और इस एक हार के साथ ही 320 साल पुरानी दिल्ली सल्तनत का सूरज हमेशा के लिए डूब गया और हिंदुस्तान में उदय हुआ एक नए साम्राज्य का, मुगल साम्राज्य। तो सल्तनत की कहानी तो यहाँ खत्म हो गई, पर वो सवाल जो हमने शुरू में उठाया था वो तो अब भी वहीं का वहीं है। 5 राजवंश, इतनी मारकाट, इतनी लड़ाइयाँ, आखिर क्यों? दिल्ली में ऐसा क्या था भाई? इसका जवाब ना 3 चीजों में है, पैसा, पावर और लोकेशन। देखिए, पहला तो ये कि दिल्ली उस जमाने में नॉर्थ इंडिया का सबसे बड़ा ट्रेडिंग हब था। सारा पैसा यहीं से आता जाता था। दूसरा, शाही टकसाल यानी सिक्के छापने की मशीन, वो दिल्ली में थी। मतलब जिसका दिल्ली पर कब्जा, देश की करेंसी पर उसका कंट्रोल। और तीसरा और सबसे इम्पॉर्टेंट, दिल्ली की लोकेशन। यहाँ से आप पूरे गंगा के मैदान पर, पूरे नॉर्थ इंडिया पर आसानी से कंट्रोल रख सकते थे। तो सीधी सी बात है, जिसने दिल्ली जीती उसने दौलत जीती, उसने करेंसी जीती और उसने नॉर्थ इंडिया की सत्ता जीत ली। यही वजह है कि 300 सालों तक दिल्ली का तख्त ही पावर का अल्टीमेट सिंबल बना रहा। एक ऐसा इनाम जिसके लिए कोई भी कीमत चुकाने को तैयार था। दिल्ली सल्तनत तो खत्म हो गई, लेकिन अब एक नया सवाल खड़ा हो गया था। इसकी राख पर जो नया साम्राज्य खड़ा होने वाला था वो कैसा होगा? खैर, मुगलों की कहानी एक बिल्कुल अलग दास्तान है और शायद इससे भी कहीं ज्यादा दिलचस्प।